हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। माय नेम इज सपना चौहान। हम लोग कवर कर रहे हैं हमारी पॉलिटी। तो आज का जो पॉलिटी में हमारा टॉपिक होने वाला है, आज देखेंगे हम स्टेट लेजिस्लेचर। हमने पार्लियामेंट देखा था जो सेंटर में था, अब उसके ही मतलब सबऑर्डिनेट हम देखेंगे स्टेट में कैसे चलता है हमारा जो लेजिस्लेशन का काम है। और ये आता है हमारा कहाँ पे, जब हम पार्ट की बात करेंगे, पार्ट 6, ठीक है, भाग 6। और आर्टिकल कहां से कहां तक आएंगे इसमें, 168 से 212 तक। ठीक है, ये एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजें आप नोट करते रहा करो ना कि पार्ट कौन सा है, आर्टिकल कहां से कहां तक है। अब एक चीज आपने और यहां ध्यान देनी है कि हमारे कंट्री में कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे द्विसदन है, 2 सदन है, बाइकैमरलिज्म है। ठीक है, कहां कहां बाइकैमरलिज्म है ये आप प्रॉपर ध्यान रखना है, लिख लेना है, ये नोट कर लेना है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार। मैं एक बार फिर से बोलूंगी, ATMKUB, ऐसे करके याद रख लेना ये ATMKUB। ठीक है, अब ए से आंध्र प्रदेश है, ए से अरुणाचल प्रदेश भी है, पर सिर्फ नाम याद होने चाहिए, आपको नाम पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एम से मध्य प्रदेश भी होगा, पर ये वाले नाम आपको पता होने चाहिए। पर वहां पर अगर आपने याद करना है तो ATMKUB, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार। कितनी स्टेट्स हैं? 6 स्टेट्स हैं। ये आपने प्रॉपर याद रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछे जाने के 90% चांसेस है इनके। 90% चांसेस किस सेंस में, या तो ये पूछा जाएगा कि कितनी स्टेट में बाइकैमरलिज्म है, ठीक है, द्विसदन व्यवस्था है, या कौन कौन सी स्टेट में, वहां आपको ऑप्शंस दिए होंगे ना, उनमें से आपने छांटना है। उसके लिए मैंने आपको बता दिया ATMKUB, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये हो गया। अब स्टेट लेजिस्लेचर के जो राज्य की विधायिका या विधानमंडल है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे सबसे ऊपर गवर्नर। यहां गवर्नर है। अब आपने साथ साथ में ये वाले चैप्टर में हम कौन कौन से चैप्टर के साथ इसको टैली करेंगे, पार्लियामेंट वाले चैप्टर के साथ। ठीक है, गवर्नर है, गवर्नर के साथ साथ पैरेलल सेंटर में कौन है, हमारे राष्ट्रपति हैं। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली है या विधानसभा है, इसके पैरेलल क्या है वहां पे, लोकसभा। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ये किस केस में है, जहां 2 सदन व्यवस्था है या बाइकैमरलिज्म है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पैरेलल क्या होगा वहां पे, राज्यसभा। ठीक है, कई बार आपको एग्जाम में ये कैसे पूछ लिया जाएगा कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके समकालीन जो केंद्र में है वो कौन सा सदन होता है। समकालीन बोलेंगे, समकक्ष हिंदी में कुछ ऐसे बोलेंगे ना, इसके बराबर समकक्ष होगा। हाँ, समकक्ष कि कौन सा सदन है। क्यों, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे जो मेंबर्स हैं वो क्या जा रहे हैं, वो चुन के जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, अब आर्टिकल आपने बात करनी है, आर्टिकल 169, ये आपने ध्यान रखना है। आर्टिकल 169 के अंडर ये पावर किसके पास है, सेंटर के पास है, हमारे पार्लियामेंट के पास है। किस चीज की, कि वो किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर सकता है या उसको भंग कर सकता है। ठीक है, क्रिएशन और उसको खत्म करने की पावर किसके पास है, याद रखना है, पार्लियामेंट के पास। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बन जाएगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद को, ठीक है, कौन सी एजेंसी जो है, कौन सी एजेंसी ऐसी है जो स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टार्ट कर सकती है या उसको बंद कर सकती है। ये हमारी पावर पार्लियामेंट के पास है। और ये कितने से पास होना चाहिए, जो ये बिल है, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। किससे, सेंटर से भी प्लस द कंसर्न्ड स्टेट। इतनी मनमानी भी नहीं चलेगी, उनके पास पावर है, बट
स्टिल दे हैव टू कंसर्न द जो रिस्पेक्टिव स्टेट है। हमने देखे थे ना पार्लियामेंट में कि कुछ मामलों में क्या था, उनको राज्य की भी किसकी अनुमति की या मेजोरिटी की जरूरत होती, तो ये भी उनमें से वही वाला मामला है। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी कॉम्पोजिशन असेंबली की। जैसे हमने वहां संसद की कॉम्पोजिशन देखी थी ना, अब इसमें क्या है, वो कैसे जाएंगे, प्रॉपर इलेक्शन होके जाएंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। 18 साल से ऊपर जो भी लोग होंगे वो अपना वोट कास्ट करेंगे, जो इंसान जीतेगा वो चुन के हमारा एमएलए बनेगा। ये भी याद रखना, कई बार पता है कि अगर बहुत किस्मत अच्छी हो ना तो ये भी सवाल पूछ लिया जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा नहीं इसलिए आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो इतना आसान सवाल है, कि जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर है उनको क्या बोलते हैं और सेंटर के लेजिस्लेचर मेंबर को क्या बोलते हैं, एमपी और एमएलए। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही, पर आपने पढ़ा है ना इसलिए आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही आसान सवाल है। कई बार जिसने पढ़ा नहीं होता है ना, ऐसे भी केसेस देखने को मिले कि उनको बेचारों को सच में नहीं पता होता। तो ये क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू वहां पे चुन के जाएंगे। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इनकी 500 हो सकती है और मिनिमम 60। 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। ये किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ एमएलए। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के केस में कितना है, हाँ 68। ये कंसर्न स्टेट का अपने ध्यान रखना है। अब यहां पर है कुछ स्पेशल केसेस है, ये जो बहुत छोटे छोटे स्टेट्स है ना, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, इन स्टेट्स के लिए मिनिमम स्ट्रेंथ रखी गई है 30। ये जो एक्सेप्शंस है ना ये याद रखना है हमने प्रॉपर। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा के लिए मिनिमम स्ट्रेंथ 30 है, मिजोरम के लिए 40 है, नागालैंड के लिए 46 है। फिर एक चीज और याद रखनी है, क्या कि सिर्फ सिक्किम और नागालैंड में कुछ लोगों, कुछ सदस्य जो है उनको इनडायरेक्टली भी चुना जा रहा है। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है, ये विधानसभा की, विधान परिषद की बात अभी हम नहीं कर रहे। ये एक्सेप्शन सिर्फ कहाँ है, सिक्किम और नागालैंड में ही है, बाकी कहीं नहीं है। ये जो सिर्फ लोग जो चुन के जाते हैं ना कुछ लोग विधानसभा में, ये सिर्फ सिक्किम और नागालैंड में है। ये आपने याद रखना है। ये वाली जो एक्सेप्शन है ना, मैं बार बार आपको यही बोलती हूँ कि ये आपको पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर का अगेन वही है कि कुछ पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर चुन के जाया करते थे, पर 2019 के बाद ये रिजर्वेशन भी खत्म हो गई है। किसके अंडर, हमारे कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, हाँ 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। अब यहां पर होती है हमारी टेरिटोरियल मतलब कॉन्सेंट, अटक गई, ठीक है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, ये सबको पता होगा। ठीक है, एक छोटी छोटी डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए क्या है, स्टेट को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज या निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हर सेंसस के बाद इनको थोड़ा रीएडजस्ट किया जाता है। ठीक है, इनकी बाउंड्रीज को रीएडजस्ट किया जाता है। अब ये पावर किसके पास है, ये पार्लियामेंट के पास है। ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है। क्या कि जो रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है ना, ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास में, ये काम कौन करेगी, हमारी पार्लियामेंट करेगी। फिर अगेन हम क्या देखते हैं, यहां पर भी क्या है, हमारा रिजर्वेशन होती है किसके लिए, एससीज के लिए और एसटीज के लिए। सेम हमने यही वाला केस कहां देखा था, पार्लियामेंट में भी देखा था कि वहां पर भी रिजर्वेशन होती है। अब ये रिजर्वेशन स्टार्टिंग में 10 साल के लिए थी, पर उसके बाद 10-10 साल बढ़ा रहे हैं। अब ये जो 10 साल बढ़ाई है, अब कब तक बढ़ाई है, 2030 तक। ये हमने पार्लियामेंट में भी देखा था ना। ये अगेन कौन से अमेंडमेंट एक्ट में हुआ है, ये 104 वाले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हुआ है। एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हटाया गया है और दूसरा जो रिजर्वेशन है ना, ये 2030 तक बढ़ा दिया गया है। आपने प्रॉपर याद रखना है, ये क्वेश्चन की मैक्सिमम चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के, कि जो हमारे रिजर्वेशन है ना, इसको कब तक बढ़ाया गया।
अब ये देखो, जब स्टार्टिंग में हमने रिजर्वेशन दी थी, हमने इसके बारे में बात भी की थी ना कि रिजर्वेशन दे क्यों रहे हैं। जो जब हम बात कर रहे हैं इंडिया की, हम लोग बोल रहे हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, सबको एक समान लाना है, हमने बराबर लाना है। एट द सेम टाइम हमारे को ये भी पता है कि जो हमारा सोशल जो सोसाइटी है ना, वो डिविजन्स में बंटी हुई है, हायरार्की में बंटी हुई है, कि वहां पर क्या है, कुछ लोग हैं जिनको हम अपने बराबर नहीं मान रहे हैं, वो वैसे ही बेचारे, मतलब बराबरी की बात तब होगी ना जब दो लोग यहाँ पर आएंगे, बराबरी के लिए दो लोगों को यहाँ पर लाने की जरूरत है ना। यहाँ पर अगर हम ऐसे दो लोग पहले ही ऐसे, जब हम इसका विकास करेंगे ये तो और ऊपर होता रहेगा, इसको पावर करेंगे ये इतना ही आएगा ना, ये बीच का ये गैप खत्म नहीं हो पाएगा। तो ये बीच के गैप को खत्म करने के लिए ही क्या थी, हमने रिजर्वेशन की शुरुआत की थी। जो इनिशियल आइडिया था, इनिशियल आइडिया जो था हमारे, जो हम बोलते हैं ना कि ये मतलब एक वो दिया जाता है कि रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू की थी, उनका आइडिया बिहाइंड इसके पीछे यही था कि वो क्या करना चाहते थे, जो समाज का पिछड़ा वर्ग है ना, उनको सो कॉल्ड जो एलिट्स थे, जो उच्च वर्ग के खुद को बोलते थे ना, उनके बराबर लाना चाहते थे वो। तो उसके लिए उनको ये लगा कि अगर हम इनको रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन के हिसाब से क्या है, उनको थोड़ी पावर मिलेगी, जब उनके पास पावर आएगी तो शायद वो उठ के बराबर आ जाएंगे। पर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अब ये सबको पता है कि थोड़ी ये चीजें क्या है, अभी पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है। तो ये अब कब तक आगे हो गया है, 2030 तक, ये आपने प्रॉपर याद रखना है। ये जो रिजर्वेशन है ना, ये वाली रिजर्वेशन सिर्फ लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में ही है, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस तरह की कोई रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है। उसके बाद ड्यूरेशन 5 साल का ड्यूरेशन है। बढ़ाया किस केस में जा सकता है, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के केस में, जो कौन से आर्टिकल के अंडर लगेगी, आर्टिकल 352, ठीक है। अब इसको भंग कौन करेगा, राज्यपाल। वहां पर कौन भंग कर रहा था, सदन में, सेंटर में कौन भंग करता है, लोकसभा को कौन भंग करता है, राष्ट्रपति। प्रॉपर याद रखना, जब आप ये वाला पढ़ रहे हो ना, यहाँ ऊपर वाला आपका प्रॉपर रिवाइज होगा। मैंने क्या बोला, जो ही काम यहाँ गवर्नर कर रहा है, सेम सेंटर में वो राष्ट्रपति कर रहा है। अब है बात हो रही है अब हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल की। इसमें कितने मेंबर होने चाहिए, प्रॉपर ध्यान रखना है। इसमें होने चाहिए जितनी हमारे असेंबली में मेंबर है ना, उसके 1/3 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसकी, 1/3, ठीक है। मिनिमम 40 होने चाहिए, और इसके जो मेंबर्स है वो इनडायरेक्टली चुन के जाते हैं। ये आपने याद रखना है, ये वाली पॉइंट, ठीक है। अब एज इट, मतलब ऐसे एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं ये मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी। ये डिसाइड कौन कर रहा है, हमारा पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है। ये पॉइंट भी ध्यान रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं ये वाले पॉइंट। उसके बाद मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा, ये अब याद रखना है, ये वाला प्रॉपर पूरा ये आपको पूछ लिया जाएगा। स्पेशली कौन से वाला मैं आपको बताऊंगी। इसमें क्या है, जो 5/6 मेंबर है ना टोटल, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आ रहे हैं, ठीक है। 5/6 मेंबर, उनमें से क्या है, 5/6 का हिसाब दे रही हूं मैं पहले आपको। 1/3 मेंबर होंगे जो लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से आएंगे, ठीक है। 1/3 मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली से आएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग भी वहां पर हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं ना, वो वहां से 1/3 लोगों को अपने में से या कई बार से उनको नॉमिनेट करके भेज रहे हैं। 1/12 किसके द्वारा, वो ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग एंड रिजाइडिंग इन द स्टेट, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एक चीज की, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उस पर्टिकुलर स्टेट के, वो भी इनडायरेक्टली इस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब 1/12 आ रहे हैं टीचर्स ऑफ 3 year, 3 साल के जो अध्यापक हैं, 3 साल से पढ़ा रहे हैं, स्टैंडिंग इन द स्टेट नॉट लोअर देन द स्टैंडर्ड देन सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी से नीचे वाले के नहीं, सेकेंडरी वाले, हमारे कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले, वहां के जो टीचर्स हैं
वो भी 1/12 जो लोग हैं उनको उनमें से चुन के जाएंगे। अब ये ध्यान रखना है, ये वाला पूछ लिया जाता है, 1/6 मेंबर नॉमिनेट करता है हमारा गवर्नर। ठीक है, 1/6 मेंबर नॉमिनेट करता है हमारा गवर्नर। गवर्नर किस किस को नॉमिनेट करेगा? जो कि क्या बोलते हैं, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस, साइंस, जैसे अगेन हमारा जैसे वहां पर राज्यसभा में भी हो रहा था ना, 12 सदस्य नॉमिनेट कर रहे थे हमारे राष्ट्रपति। अब जो इस नॉमिनेशन से बच गए, उसके अलावा जो है वो कैसे चुने जाएंगे? सेम वैसे ही वोटिंग के मेथड से जैसे कि कहां चुने जा रहे थे हमारे राज्यसभा के, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसके बाद बात आई हमारी ड्यूरेशन की। अगेन ये कंटिन्यूटिंग चैम्बर है, स्थायी निकाय है। यहां पर 1/3 मेंबर रिटायर हो रहे हैं हर दूसरी साल। अब जो रिटायर मेंबर हुए हैं वो दोबारा री इलेक्ट हो सकते हैं, रीनॉमिनेट भी हो सकते हैं। ठीक है, कितने? 1/3 मेंबर रिटायर हो रहे हैं हर दूसरी साल। अब क्वालिफिकेशन क्या है? जब आप इसको देखोगे ना, सेम ये वही पैटर्न फॉलो हो रहा है संसद वाला। अब आती है हमारी क्वालिफिकेशन की बात। भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, उसके ओथ एंड अफर्मेशन उसने सबमिट करनी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मिनिमम एज 30 है, असेंबली के लिए 25 है। अब जो कुछ हमारे को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर बताए गए हैं ना कुछ नियम, उसमें हमने एक चीज वहां पर भी क्या देखी थी, वो एज ए इलेक्टर होना चाहिए, कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होना चाहिए वो वोटर। ठीक है, अगर वो, फिर हमने क्या देखा था कि अगर वो SC और ST के सीट पे लड़ रहा है तो उसके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अगर वो लड़ रहा है तो अगेन वो भी, वहां पर भी वो एज ए इलेक्टर कहीं रजिस्टर होना चाहिए। अब डिस्क्वालिफिकेशन, कौन कौन से केसेस ऐसे होंगे जहां उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? सबसे पहले तो क्या हमने बोला था कि क्या, कि अगर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद ले लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसको बोल दिया जाता है कोर्ट ने कि ये अनसाउंड माइंड का है, इसकी जो मेंटल कंडीशन है वो सही नहीं है, उसको दिवालिया घोषित कर लिया गया है। ठीक है, वो भारत का नागरिक नहीं रहा, अब उसने किसी दूसरी जगह की नागरिकता ले ली है, या किसी अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस भारत की नागरिकता उसे छीन ली गई है, तो भी उसकी जो उसकी क्या बोलते हैं, उस एक पर्टिकुलर पर्सन है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और उसको संसद के द्वारा बनाए, पार्लियामेंट याद रखना है, ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंडर वो डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अब इस कंडीशन में जब हम बोल रहे हैं पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून में, यहां पर किसकी जो राय है वो सुपीरियर होगी, गवर्नर की राय सुपीरियर होगी, पर गवर्नर किसके साथ कंसर्न करेगा? इलेक्शन कमीशन के साथ। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ वो उनकी राय लेगा, उनका ओपिनियन जानेगा, और जो फाइनल वर्डिक्ट होगा वो किसका होगा? गवर्नर का। फिर आता है हमारे एंटी डिफेक्शन, दल बदल का कानून, जो कौन सी अनुसूची में है? ये 10वीं अनुसूची में। ठीक है, बार बार मैं ये रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछ लिया जाएगा आपको। अब दल बदल के कानून में किसके पास अधिकार था? कंसर्न जो हमारा स्पीकर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी और असेंबली का भी, जो कंसर्न स्पीकर है उसके पास ये अधिकार है, वो दल बदल के कानून पे किसी को। उसके बाद ओथ एंड अफर्मेशन,
उनको कौन ओथ दिलाएगा? वहां राष्ट्रपति दिला रहा था, यहाँ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। ठीक है, बिना वो ओथ लिए वोट नहीं कर सकते। मतलब यहां पर आप ये सोचो ना, साथ साथ में ना दिमाग में पार्लियामेंट वाला भी वो चलाते रहो, आपका वो वाला पूरा चैप्टर यही रिवाइज हो जाएगा। सीट कब खाली होगी उसकी? पहला हमने देखा था डबल मेंबरशिप, वो एक सदन का सदस्य है, दूसरे सदन में चुन लिया गया है, उस केस में खाली होगी। उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 या 10th शेड्यूल में क्या था? दल बदल। ठीक है, हाँ, दल बदल के कानून के अंडर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, उसकी सीट खाली हो गई। उसने रिजाइन किया। रिजाइन किसको करेंगे? कंसर्न स्पीकर को। हाँ ठीक है, हाँ, उसमें लोकसभा, यहाँ हमारे क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्पीकर नहीं है, कुलदीप पठानिया जी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो जो कंसर्न स्पीकर होगा या सभापति होगा, उसको वो क्या करेंगे? अपना रेजिग्नेशन सौंपेंगे। 60 दिन से ज्यादा वो एब्सेंट है, सेम यही 60 दिन वाला क्या था हमारा? हाँ, अब उसका कोर्ट के द्वारा क्या है, उसके इलेक्शन को वॉइड घोषित किया जा रहा है, प्लस वो या तो राष्ट्रपति बना दिया, उसको उपराष्ट्रपति बना दिया गया है, ठीक है, या उसको कहीं का गवर्नर बना दिया गया है। इन केसेस में भी उसकी जो सीट है वो खाली हो जाएगी। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे स्पीकर होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, अगेन पैनल ऑफ चेयरमैन होते हैं। काउंसिल में चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन। सेम ये वैसे वाला ही चला है ना, जैसे हमने पार्लियामेंट वाले केस में भी देखा था। इलेक्शन, अब स्पीकर को किसके, जो मेंबर है उनके बीच से ही किसी एक को चुना जाएगा, और जब तक असेंबली है तब तक स्पीकर क्या है, वो रहता है। उसके बाद पहले स्पीकर के इलेक्शन होते हैं, उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन होंगे। अब उसकी सीट कब कब खाली होगी इन दोनों की? अगर वो विधानसभा का सदस्य ही नहीं रहता। ठीक है, और विधानसभा का सदस्य ना रहने की कंडीशंस हमने पहले ही पढ़ ली है। या तो उसका जिस इलेक्शन से वो आया ना, उसको वॉइड घोषित कर लिया गया है दल बदल के कानून के अंडर, या वो कोई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, ये चीजें बन गया है, या कोर्ट ने उसको बोल दिया है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या वो दिवालिया घोषित हो गया है, 60 दिन तक एब्सेंट है। ये कंडीशंस उन पे भी लगेंगी, क्योंकि स्पीकर होने के साथ साथ उससे पहले, सबसे पहले क्या है, वो उस एक सदन के सदस्य भी हैं। स्पीकर रिजाइन करेगा डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर रिजाइन करता है स्पीकर को। ये भी हमने ऊपर भी देखा था। अब उनके रेजोल्यूशन के लिए अगर हमने उनको रिमूव करना है, ठीक है, तो प्रॉपर क्या है, असेंबली में एक मोशन पास किया जाएगा और उसमें मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, और 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाना चाहिए। हमारे को पता है ना 14 दिन का एडवांस नोटिस। अब आप लोग देख रहे होंगे ना कि यहाँ पार्लियामेंट वाला वो जो सिनेरियो है ना, एग्जैक्टली रिपीट हो रहा है वो। और पावर एंड ड्यूटीज, सबसे पहले तो क्या बोला था हमने, स्पीकर के केस में भी देखा था, वो एक तरह से उनका मॉनिटर है, उसने प्रॉपर वहां पे डेकोरम मेंटेन करना है। ठीक है, कि सब वहां पे प्रॉपर अच्छी तरीके से वो करे। वो फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कहां, उस सदन के अंदर, जिस सदन में वो है ना। उसके बाद वो क्या करेगा, एडजर्न करेगा असेंबली को। ठीक है, कब, जब कि कोरम पूरा नहीं हुआ है। अगर कोरम पूरा नहीं है, कोरम अगेन कितना होगा, 1/10। ठीक है, कोरम पूरा नहीं है तो वो सदन को स्थगित करेगा। सीक्रेट मीटिंग बुलाता है। ये आप लिटरली ये सोचो, मैं वही बोल रही हूँ आपको कि मैं आपका बार बार यही चीज बोल रही हूँ कि पार्लियामेंट वाला चैप्टर यहाँ रिवाइज हो रहा है। ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं है। ऊपर भी यही हो रहा था, यहाँ मतलब आप देखोगे वर्ड भी वैसे ही है, लाइंस भी लिटरली वैसे ही है, थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होगी, वो कहाँ आएगी फिर वो मैं आपको बता दूंगी। डिस्क्वालिफिकेशन, दल बदल के कानून पे उसके पास ही अधिकार है, हमने बोला था। ठीक है, अगर वो किसी भी कमेटी का चेयरमैन बन जाता है, ठीक है, तो हमने ये बोला था कि वो खुद ही वहां पे किसी भी कमेटी में
अपॉइंट होगा, उसका चेयरमैन बन जाएगा और कई कमिटीज के वो चेयरमैन को अपॉइंट करेगा। फिर डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर क्या है, स्पीकर नहीं है तो वो स्पीकर की ड्यूटी निभाएगा, और जब वो स्पीकर की ड्यूटी निभाएगा तो नेचुरल सी बात है उसके पास उसकी भी यही सब पावर्स होंगी। पैनल ऑफ चेयरमैन या चेयरपर्सन ये क्या होते हैं, जब ये दोनों नहीं है तो कुछ एक लोगों को वो बोल देंगे। मान लो जैसे हमने वहां देखा था ना पैनल ऑफ चेयरपर्सन कितने थे, वहां हमने 10 देखे थे, तो यहां पर भी क्या है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ लोग होंगे, उनको पैनल ऑफ चेयरपर्सन में वो डाल देंगे कि जब वो दोनों नहीं है तो वो हमारे हाउस को प्रिजाइड करेगा, और जब वो प्रिजाइड करते हैं तो उनके पास वो वाली पावर अपने आप आ जाती है। अब इनके सैलरी अलाउंसेस, किसके, वेतन और भत्ते, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के, ये स्टेट लेजिस्लेचर फिक्स करता है। और कहां ये चार्ज होते हैं, कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट पे, ठीक है। संचित निधि, जो राज्य की संचित निधि है ना, संचित निधि की समेकित, समेकित निधि बोलते हैं, समेकित निधि, कंसोलिडेट फंड, ठीक है। अब इस चीज के साथ साथ मेरे को भी हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स आ गए हैं अब, ठीक है। वहां पर ये सब चीजें चार्ज होती है। ये आपने, मैं वही बोल रही हूँ बार बार ना, अब ये आप देखो भी ऊपर को रिलेट करते रहो, ये एग्जैक्ट वैसे ही चलेगा। अब आ रही है काउंसिल की बातें, सॉरी बार, काउंसिल की बात जब हो रही है तो क्या है, अगेन जो उसका जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, वो अगेन उसके मेंबर से ही इलेक्ट होके जा रहा है, ठीक है। 3 केसेस में उसका जो ऑफिस है वो वैकेंट होगा या उसकी कुर्सी खाली होगी, वो काउंसिल का मेंबर नहीं रह रहा है, वो रिजाइन कर रहा है किसको, वाइस चेयरमैन को, और वाइस चेयरमैन रिजाइन करेगा चेयरमैन को, ठीक है। उसको मेजॉरिटी से पास करके उसके रिमूवल का रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है, और ये रेजोल्यूशन से पहले कितने दिन का टाइम देना है हमने, 14 दिन का। अब तो बार बार रिपीट करते करते ना ये चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी। डेप्यूटी चेयरमैन के केस में अगेन वही है, चेयरमैन नहीं है तो वो अपनी ड्यूटी निभाएगा। फिर होगा पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन, जब ऊपर के 2 नहीं है तो वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे। अब एक चीज और याद रखनी है, जो ये पैनल है ना, ये कब नहीं मतलब प्रिजाइड कर सकते हैं, कि अगर दोनों सीटें हमारी वेकेंट है, किसी एक सर्कमस्टांसिस में ये आ गया कि दोनों सीट्स वेकेंट है, ठीक है, वो इफ बोथ द सीट ऑफ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन आर वेकेंट, तब नहीं वो प्रिजाइड कर सकते हैं। खाली खाली होना अलग है, उनका सदन में अनुपस्थित होना दूसरी बात है, ठीक है। वो सदन में नहीं है, वो एब्सेंट है, ठीक है, वो एक अलग बात है, पर उनकी जगह ही खाली है। वो हमने देखे थे ना 3 कंडीशंस खाली होने के, अगर दोनों की जो पोस्ट वो वेकेंट है तब ये पैनल ऑफ ये वाइस चेयरपर्सन काम नहीं करेंगे, दोनों ही हाउस में, इवन ये पार्लियामेंट के केस में भी है, ठीक है, तब नहीं वो काम करेंगे। तब पहले हमारे को प्रॉपर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को चुनना पड़ेगा। अगेन इनकी सैलरी एंड अलाउंसेस कहाँ चार्ज होते हैं, कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट में। अब सेशन दोबारा से अब रिपीटिशन चली है, ठीक है। सम्मन कौन बुलाएगा सदन, हाँ राज्यपाल बुलाएगा, और 2 सदन के बीच मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, 6 महीने। साल में कितनी बार मिलने चाहिए, मिनिमम 2 बार, ठीक है। अब तो मैं ये आपसे यहां से पूछती रहूंगी, अब आप फटाफट जवाब देते रहो। स्थगन कौन करता है, स्थगन का मतलब है कि उस दिन के लिए मीटिंग स्थगित की गई या एक निश्चित काल के लिए, हाँ अध्यक्ष और सभापति स्थगन करेंगे। एक जब स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा तब अडजर्नमेंट बोलेंगे, अनिश्चित काल के लिए होगा फिर क्या बोलते हैं हम, अडजर्नमेंट सेनाडाई, ठीक है, अडजर्नमेंट सेनाडाई। उसके बाद फिर आ गया प्रोरोगेशन, ठीक है। प्रोरोगेशन का मतलब क्या है, जब अनिश्चित काल के लिए स्थगित होगी तो यहां पर अडजर्नमेंट में क्या है, वो एक उस दिन की मीटिंग स्थगित कर रहे हैं, पर जब इसकी प्रोरोगेशन होगी तो वो सेशन को खत्म करेंगे, सत्र को खत्म करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मॉनसून सत्र होता है, बजट सत्र होता है,
ठीक है, फिर शीतकालीन सत्र होता है। तो प्रोरोगेशन में क्या होता है, वो सत्र खत्म होता है और ये वाला काम कौन करता है, हमारा राज्यपाल, ठीक है। सिर्फ जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर या वो है, वो सिर्फ एडजर्नमेंट का काम करेंगे। फिर आता है विघटन या डिसोल्यूशन। अगेन ये काम कौन करेगा, राष्ट्रपति नहीं है यहाँ, गवर्नर, हाँ ठीक है, गवर्नर करेगा। और इससे क्या है, पूरा वही खत्म होगी, भंग होगी लोकसभा, सॉरी विधानसभा, भंग हो गई वो, ठीक है। अब बिल कैसे कैसे लैप्स होंगे, जो असेंबली में पास बिल है वो लैप्स हो जाएंगे। असेंबली से पास है बिल पर काउंसिल में पेंडिंग है, वो भी लैप्स हो जाएंगे। सेम यही वाला हम काउंसिल की जगह वहां ऊपर क्या देख रहे थे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, राज्यसभा, ठीक है। कौन कौन से बिल लैप्स नहीं होंगे, काउंसिल में पेंडिंग है और असेंबली से पास नहीं हुए हैं। असेंबली से पास हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, काउंसिल से भी पास हो गए, पर अब वो किसकी, राज्यपाल या राष्ट्रपति के उसके लिए परामर्श, सॉरी सहमति के लिए चले गए हैं। मतलब मैंने वहां भी बोला था ना कि अब ट्रेन छूट गई है, फिर नहीं उनको रोक सकते। अब जो राष्ट्रपति ने बिल दोबारा भेजा है रिकंसिडरेशन के लिए, वो भी जो बिल है वो भी लैप्स नहीं होंगे। कोरम मैंने आपको क्या बोला था, 1/10। वोटिंग सिंपल मेजॉरिटी होगी कुछ मैटर्स में, स्पेशल मेजॉरिटी होगी कुछ मैटर्स में, और कुछ मैटर्स में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी। स्पेशल मेजॉरिटी किस में होगी, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल हमने बनानी है या खत्म करनी है तब स्पेशल मेजॉरिटी होगी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसके केस में होगी, अगर हमने स्पीकर और चेयरमैन को हटाना है। और वहां पर हमने क्या बोला था, एक चीज हमने और देखी थी कि जो पहली बार जब वोटिंग होगी तब हमारे स्पीकर और जो क्या बोलते हैं सभापति या वाइस चेयरमैन वो लोग हैं, वो वोट नहीं करेंगे। अगर दोनों के बीच क्या है, टाई हो गया है ना, तब वो वोट करेंगे। भाषा, पहले तो हमने क्या बोला है कि हिंदी और इंग्लिश क्या है, भाषा होगी। और उसके साथ साथ क्या है, सिंस अब हम स्टेट की बात करें तो राज्य की ऑफिशियल भाषा को भी वहां पे यूज किया जा सकता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की परमिशन पे कोई भी इंसान अपनी मदर टंग में भी बोल सकता है। अब ये क्या है, एवरी मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल हैव द राइट टू स्पीक इन ईदर हाउस और इट्स कमेटी विदाउट बीइंग एंटाइटल्ड टू वोट, ठीक है। हर एक मंत्री, जो भी मंत्री है, और एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, जब हम आगे देखेंगे ना, आगे भी पढ़ेंगे हम इनके बारे में, उनको अधिकार होता है, किसका अधिकार है, उनको किसी भी सदन में जाके बोलने का अधिकार है। वोट नहीं कर पाएंगे वो, जिस सदन के वो सदस्य नहीं है ना, महाधिवक्ता तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है ना, पर वो वहां जाके बोल सकता है, ठीक है। अब बिल, एक बिल को कितनी बार पढ़ा जाता है, 3 बार। वेरी गुड, अब आप लोगों को ध्यान हो गया है, ठीक है, याद हो गया, ठीक है। किसी भी हाउस में मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर के द्वारा बिल लाया जाता है, 3 बार पढ़ा जाएगा। पहले उसमें क्या होगा, सिर्फ उसकी इंट्रोडक्शन होगी, सेकंड स्टेज पे उस पर डिस्कशन होगी, थर्ड स्टेज में बोला जाएगा बोलो अब हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद वो सेकंड हाउस में जाएगा, सेकंड हाउस में अगेन वही चीजें होंगी। उसके बाद वो जाएगा कहाँ, गवर्नर के पास। गवर्नर के पास जब जाएगा, सेकंड हाउस में क्या है कि वो बिना किसी अमेंडमेंट के उसको पास कर लेंगे, या कुछ अमेंडमेंट रिकमेंड करेंगे और बोलेंगे दूसरे हाउस को कि आप, हमारे को लग रहा है कि यहाँ कुछ कुछ चेंजेस होनी चाहिए, अब आप भी इनको देखो, ठीक है। उस बिल को प्रॉपरली रिजेक्ट कर लेंगे और 3 महीने तक उस बिल पे कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये वाले कंडीशन सेकंड हाउस के पास भी होते हैं। पर अगर वो बिल बिना किसी अमेंडमेंट के पास हो गया, फिर वो गवर्नर के पास जाएगा। अब मैंने ये क्या बोला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, ये वाले, ये कौन कौन से बिल के केस में नहीं है, ये कुछ सर्टन बिल के केस में ये वाले ऑप्शंस होते ही नहीं है, ठीक है। इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, असेंबली में पास द बिल अगेन
ठीक है, एंड ट्रांसमिट टू काउंसिल। ये तो पहले हम ऊपर वाली बात करेंगे कि जब उन्होंने दोबारा भेजा ना फिर वो वापस भेज देती है। ठीक है, अब जो अमेंडमेंट्स वहां पे उन्होंने लाए हैं, ये हमने सदन वाले केस में भी देखा था ना कि अब उन्होंने अमेंडमेंट को पास किया या रिजेक्ट किया, जो भी वहां पर हुआ, उन्होंने फिर दूसरे सदन में भेज दिया। पर दूसरे सदन में जैसे हमने यहाँ पर देखा था ना कि वो 3 महीने तक पेंडिंग रख सकते थे, अब वो 1 महीने से ज्यादा उसको पेंडिंग नहीं रख सकते। अब उनको उस पर कुछ ना कुछ जो फैसला है ना वो उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अल्टीमेट पावर टू पास द लॉ लाइज विद असेंबली एंड काउंसिल, दोनों के पास है। अब मैक्सिमम एक बिल कब तक पेंडिंग हो सकता है, हमने देख लिया है कि मैक्सिमम 4 महीने तक। 3 महीने उसने पहले रख लिया काउंसिल ने, 1 महीने बाद में, मतलब मैक्सिमम 4 महीने का डिले कर सकते हैं वो, उसके बाद नहीं वो कर सकते। अब यहां पर क्या है, जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर अपनी बिल पे सहमति देगा। अब यहां पर थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है आपने, जो मैंने बोला था ना चेंज होगी चीजें, वो अपनी सहमति को रोकेगा, वो पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगा, या अब यहां पर आ गया ये, वो राष्ट्रपति के लिए आगे पास कर लेगा उसको। राष्ट्रपति किसी को नहीं पास कर रहा था। अब जो हमारे गवर्नर है, जब अगर वो अपनी असेंट दे देते हैं, वो बिल पास हो गया। वो अपनी असेंट रोक लेते हैं तो बिल लैप्स हो जाएगा। अगर वो दोबारा भेजते हैं पुनर्विचार के लिए, फिर वो दोबारा पास होके आता है, फिर तो आपको पता है गवर्नर के पास कोई चारा नहीं होता, फिर उसको भी अपनी असेंट देनी ही पड़ती है। अब चला गया राष्ट्रपति के पास, हमने एक प्रोविजन यहां देखा कि राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति यहां इस केस में क्या क्या करेंगे, सहमति देंगे, सहमति रोकेंगे, दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए बिल को वापस भेजेंगे। ठीक है, ये विदिन 6 महीने होना चाहिए रिकंसिडरेशन वाला टाइम। ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए जब हमने भेजा ना 6 महीने के अंदर, पर जब वो वहां से भी दोबारा आ गया, फिर हम क्या बोल रहे हैं, फिर राष्ट्रपति को अब भी अपनी सहमति देनी ही होती है। फिर आता है मनी बिल। यहां वाला मनी बिल याद रखना है, ऊपर क्या थे मनी बिल, 110, 117A, 117(3), यहां पर है 198(99). जिस तरह जो हमारा मनी बिल है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था, यहां वो काउंसिल में नहीं जाएगा, असेंबली में इंट्रोड्यूस होगा, गवर्नर की प्रायर परमिशन चाहिए होगी और मंत्री ही इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बिल पास हो गया, फिर वो काउंसिल की तरफ जाएगा। काउंसिल के पास मनी बिल के रिगार्डिंग क्या है, लिमिटेड पावर थी, हमने ऊपर भी देखा था ये पार्लियामेंट वाले चैप्टर में। वो ना तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ना ही मनी बिल को अमेंड कर सकते हैं। वो कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ठीक है, और वो भी कितने दिन में, यहाँ पर 14 दिन टाइम हो गया। ऊपर हमने देखा था नॉर्मल बिल में 3 महीने था, 3 महीने पहले था, 1 महीने बाद में था, कुल मिला के 4 महीना डिले कर सकते, पर यहाँ 14 दिन के अंदर ही उनको करना पड़ेगा। और 14 दिन के बाद जब वो आया है तब उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते फिर। अब गवर्नर इस केस में क्या है, अपनी असेंट विदहोल्ड कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के लिए मतलब रख सकते हैं, पर उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि अब कोई चारा ही नहीं है ना वहां पे, क्योंकि जिस हाउस को ने वो पास करना था वहां से वो आ चुका है। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं वहां पे मनी बिल के उसमें, राष्ट्रपति अपनी असेंट देंगे, विदहोल्ड करेंगे, ठीक है, वो उस बिल को भी रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा नहीं भेज सकते हैं, वो या तो अपनी सहमति देंगे या विदहोल्ड कर लेंगे। अब इसमें आ गई हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल की। अब पोजीशन हो रही है कि कहां पर वो बराबर है और कहां उसके पास ज्यादा पावर है। बराबरी कहां है कि ऑर्डिनरी बिल है वो किसी भी उसमें पेश किया जा सकता है। अब अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस इशूड बाय गवर्नर 213, ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है, ये कितनी है 213, ये याद रखना है प्रॉपर।
अब सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग सीएम, उसमें भी बराबर पावर है, पर जो वो लोग रिस्पॉन्सिबल है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने रिस्पेक्टिव सदन के लिए। अगर उन्होंने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, ठीक है, जुडिक्शन है उसको बढ़ाना है, तब भी दोनों के पास बराबर पावरें हैं। अब कहाँ वो विधानसभा से वो उनमें नीचे है थोड़ी विधानसभा से या ऊपर है? मनी बिल, मनी बिल का हमारे को पता है सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही लाया जा सकता है, और कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है ये स्पीकर के पास पावर है, किसके? विधानसभा की। और फाइनल पावर ऑफ पासिंग ऑर्डिनरी बिल लाइज विद द असेंबली। फाइनल पावर किसके पास है? असेंबली के पास ही है। विधान परिषद सिर्फ क्या है, उसको डिले कर सकती है, वो भी मैक्सिमम 4 महीने के लिए। बजट के ऊपर सिर्फ वहां डिस्कशन होगी, कोई वोट नहीं होगा। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाएगा। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां नहीं ला सकते अविश्वास प्रस्ताव। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है जो हमारे विधान परिषद में लाया गया था ना, उसको असेंबली रिजेक्ट कर लेती है तो बिल खत्म है। अब जो काउंसिल्स है वो किसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है? हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शन में और राज्यसभा के जो मेंबर नॉमिनेट होके जाते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब आगे कुछ प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार, ठीक है। अब वो क्या क्या है कि जो इनके प्रिविलेजेस हैं, जो हमारे एमएलएस के या जो उनके मेंबर्स हैं ना, उनके जो प्रिविलेजेस है ये आपने प्रॉपर याद रखना है। वो गवर्नर के लिए एक्सटेंड नहीं होते हैं, क्योंकि जो गवर्नर है, ठीक है, वो भी ऑल्दो क्या है, उसका जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना उसका इंटीग्रल पार्ट है, पर ये वाले प्रिविलेजेस उसको नहीं है, ठीक है। कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं? अब जो उनके प्रिविलेजेस है ना, उनको कौन, पार्लियामेंट टाइम टू टाइम अपनी, या स्टेट लेजिस्लेचर अपने हाउस में टाइम टू टाइम उन पे चेंजेस लाते रहेंगे। अब कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं? कलेक्टिव प्रिविलेजेस, कि उनको हक है, राइट है क्या, पब्लिश करने का अपनी रिपोर्ट, डिबेट्स, प्रोसीडिंग्स। ये हमने पार्लियामेंट वाले उसमें भी एज इट इज ही देखा था। किसी भी स्ट्रेंजर्स को वो अपनी प्रोसीडिंग्स में आने से रोक सकते हैं, ठीक है। अगर जो उन्होंने अपने जो बिजनेस कंडक्ट करना है उसके रिगार्डिंग भी वो कानून बना सकते हैं। किसी भी मेंबर या आउटसाइडर को वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए पनिश कर सकते हैं कि इसने हमारी विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। जो वहां पर सदन में जो भी उनकी प्रोसीडिंग्स होती है ना, उनकी वजह से उनको कोर्ट में नहीं आप बुला सकते हैं, या कोर्ट में वो चीजें डिस्कस नहीं की जा सकती। अब आपने एक चीज और याद रखनी है, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। 40 दिन पहले, 40 दिन बाद तक उनको अरेस्ट नहीं किया। ये सिर्फ सिविल मैटर्स में थे, क्रिमिनल मैटर्स में नहीं था ये, ठीक है। ये भी सेम वैसा ही है। उनको फ्रीडम है स्पीच की, कहाँ, स्टेट लेजिस्लेचर में बोलने की, और उनकी कही गई किसी भी बात के लिए उनको आप उनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते हैं। ये हमारा पार्लियामेंट वाला, स्टेट लेजिस्लेचर वाला चैप्टर, इसके साथ ही हमारा यहाँ पर ये खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हम क्या देखेंगे, जो पंचायती, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह होती है, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आज ये वाला हम यहाँ पर आज यही कंक्लूड करते हैं, ठीक है।